कॉमर्स एक्सेस इग्नू कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, हमने जैसे कि अपनी 3 क्लासेस पूरी कर दी थी। तो आज हमारा जो है ये लास्ट क्लास है किसका, IBO MCO 1 का। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपने शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हमने लॉन्ग क्वेश्चंस अपने देख लिए, जो जो हमारे 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आप इन्हीं को पढ़ के चले जाओ, आप लोग 100% पास हो जाओगे। बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप लोग 100% 75 या फिर 80 से ऊपर नंबर लेके आ जाओगे। ठीक है, घबराने नहीं ना। कोई देखो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपकी बुक में नहीं हो या बहुत ज़्यादा हार्ड हो। ऐसा पेपर बनाते ही नहीं है भाई इग्नू वाले। भले ही मेरी बात पे यकीन नहीं हो ना, तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लेना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5-6 इसमें शॉर्ट नोट्स से क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद में मैं आपको हर एक बुक से इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स बताऊंगा हर एक चैप्टर से। तो आप लोग अपनी बुक्स को, मतलब 5 बुक जितनी भी है ना अपनी, तो अपनी सबको एक साथ रखो और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, और कोई सजेशन वगैरह हो, कोई अगर डाउट वगैरह हो तो नीचे आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हो मुझको। और उसके बाद में भी अगर आप लोग नए हैं और पहली बार ही इस वीडियो के साथ में जुड़ रहे हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या करोगे यार, कर ही देना भाई, कोई बात नहीं। इतनी मेहनत करो तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करो। देखो 4 क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन ऑन शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, हमारा मॉडल्स ऑफ मैन। तो आप इसके लिए कौन से ली, बुक नंबर 3 का पेज नंबर 12 खोल लो। ठीक है, बुक्स नंबर 3 का पेज नंबर 12। तो देखो जब शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आएगा ना, तो ये 10 नंबर का आएगा। ठीक है, लास्ट में दिया होगा क्वेश्चन नंबर 8 या फिर 9 होगा। तो इसमें क्या लिखा होगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी। ठीक है, तो उसमें और आपको कितने 5 या 4 ऑप्शन होंगे नीचे, तो आपको उनमें से कोई भी 2 चूज़ करने। जैसे ही अगर ये वाला आया तो मैं क्या करूँगा, मॉडल्स ऑफ मैन चूज़ कर लूँगा और थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर लूँगा। ठीक है, और आपको लिख के कितना आना है ये बात मैं आपको बता दूँ। देखो क्या है कि शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार, जैसे कि हमने मान लो शॉर्ट नोट्स का पहले कर दिया और लास्ट में टाइम नहीं बच रहा, तो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन छूटने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और 20 नंबर में हमें 5 से 6 पेजेस भर के आने हैं, जबकि शॉर्ट नोट्स वाले में हमको कितना, लगभग आप एक क्वेश्चन का, जैसे अगर एक है 10 नंबर का, तो आप उसके लिए 2 पेज लिखो। ठीक है, 1-2 मतलब 1 पेज ये हो गया और इसके पीछे और 1 पेज हो गया, 2 हो गए। और अगर उसके पास में ज़्यादा जगह बच रही है, आपको लगता है कि हाँ सर टाइम बच गया है, तो आप लोग क्या करो, 2.5 पेज लिख दो। ठीक है, 3 पेज लिखने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है 3 पेज में। और वैसे भी क्वेश्चन कितने नंबर का है, 10 नंबर का। और उसके अंदर आपके उसमें टाइम भी नहीं बचेगा और शीट भी नहीं बचेगी। इतनी बात मैं अभी कह रहा हूँ, अगर आप लोग पूरे अच्छी तरीके से लिख के आते, जैसे मैं आपको क्या है बताता हूँ। स्टार्ट करें आगे अपना क्वेश्चन। तो आप लोग कौन सा पेज नंबर खोलोगे, पेज नंबर खोलो 12। कौन से बुक का, पेज बुक नंबर 3 का। ठीक है, IBO हम लोग कर रहे हैं, MCO कर रहे हैं कौन सा, 1। तो MCO 1 का क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडल्स ऑफ मैन। देखो मॉडल्स ऑफ मैन का मतलब क्या होता है कि एडगर सेचिन एक लोग थे, तो उन्होंने 4 मॉडल ऑफ मैन, मतलब कि 4 तरीके के इन्होंने लोगों को बताया। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या था, रैशनल मैन मॉडल, फिर था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल मैन मॉडल, फिर था हमारा सोशल मैन मॉडल, और फिर हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन मॉडल एंड कॉम्प्लेक्स मैन मॉडल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या था कि जो भैया थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने में। ठीक है, और इसका मतलब ये आज का जो इंसान है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हमारा कौन सा आता है, जिसमें मतलब कि खुद ही एक आप काम करने के लिए जाते हो अपने ऑफिस में, तो आप खुद ही अपने आप ही सब कुछ सीख जाते हो, कुछ करने लग जाते हो। मतलब आपको ना किसी को ऊपर से, मतलब कि जैसे कहते हैं ना हम लोग कि पीछे से ऊपर से मोटिवेशन दो कि भैया हाँ कर ले भाई, काम कर ले यार, क्यों नहीं काम करता, क्या नाम है, जॉब से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हम लोगों को मतलब नहीं करनी पड़े, तो हमारा कौन सा होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन होगा। मतलब कि देखो नाम ही डिफाइन कर रहा है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब जो खुद से ही अपना काम करे। कॉम्प्लेक्स में मतलब जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। फिर क्या था हमारा सोशल मैन मॉडल। सोशल मैन मॉडल हमारा वो होता है जो क्या करेगा कि मतलब जो ग्रुप में काम करना पसंद करेगा। ठीक है, और मतलब इस तरीके से कि हमारी टीम है सर, हम लोग अपनी टीम में काम करेंगे, टीम को आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके से काम करेगा। तो ये हमारा कौन सा होगा, सोशल मैन मॉडल। फिर क्या था हमारा ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल। ये भैया इस टाइप का आदमी है जो अपने काम के लिए खुद को क्या कर दे, पूरी तरीके से झोंक दे कंपनी में। कई बार हम लोग ऐसे लोग नहीं देखते हैं कि जो लोग अपनी पूरी मतलब शिद्दत से काम करते हैं और वो लोग अपने पूरे आप को झोंक देते हैं कंपनी में, वो हमारा कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल। फिर क्या आता है हमारा, सबसे जो पहला है वो है रैशनल मैन मॉडल। रैशनल मैन मॉडल वो होता है जिसका मतलब अपने सेल्फ इंटरेस्ट को क्या करे, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाए। ठीक है, कंपनी के बारे में, ग्रुप के बारे में, या फिर अगर हम कहेंगे कि हमारे कि सोशल ग्रुप्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स मैन इस टाइप का नहीं होगा, वो खुद के बारे में सोचेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को देखो आंसर किस तरीके से स्टार्ट करना है। आप लोगों को कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का आएगा लगभग। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या करोगे कि आपकी जैसे शीट आई
एक पेज आज मैंने खाली छोड़ा इसलिए। जैसे आपकी शीट आई, ठीक है, और ये इस तरीके से आपकी शीट है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले मैन ऑफ मॉडल किसने दिया था हमारा, एक जो सचिन ने दिया था हमारा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, 4 मॉडल दिए थे। फिर उसके बाद में विलियम वेट ने हमारे एक और मैन मॉडल को चूज कर दिया, जिसमें क्या था हमारा ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल, आपको मतलब बहुत हद तक लोगों में मिलेगा। किस तरीके से, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो बताता हूँ मैं। जिस तरीके से देखो आर्मी मैन्स होते हैं हमारे, ठीक है, और हमारे किसके जैसे हमारे पुलिस वाले पर्सनल्स हो गए, और हमारे CAPF हो गए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग हो गए। तो ये लोग क्या अपने आप को पूरी तरीके से देश के लिए झोंक देते हैं। जिस तरीके से अगर अभी डॉक्टर्स ने कोविड में क्या किया, अपने आप को पूरी तरीके से मतलब लोगों की सेवा में झोंक दिया। वैसे अपने बारे में नहीं सोचा कि अगर हमें कोविड हो गया तो क्या होगा हमारी फैमिली का, लेकिन वो लोग इलाज करते रहे, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये हमारा किस्मत है ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैन मॉडल की छोटी सी एक डेफिनेशन लिख देनी है 2 लाइन की, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, मैन मॉडल्स का एक ऐसे बनाओगे, यहाँ पे एक ऐसे ऐसे करके बनाओगे अपने कितने 5, और इनके यहाँ पे डब्बे बना के इनमें लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका कितना, लगभग आधे पेज में इसको लिखो आप। तो एक तरीके से क्या होगा, एग्जामिनर मतलब कॉपी चेक करता हुआ है आपकी, थक गया बहुत ज़्यादा कि आपसे पहले 200 बच्चों की और कॉपी चेक कर चुका है, आप क्या लिख पाया, अरे यार क्या बच्चे लिख रहे हैं, क्या एक ही जैसा जवाब। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे उसको एक ग्राफ सा बना दिया, फिर मतलब अट्रैक्टिव सा बना दिया। अब एग्जामिनर क्या सोचेगा, हाँ भैया इस बच्चे को सब कुछ आता है। अब वो आपका आगे इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, भले ही आपको उसमें थ्योरी कितनी भी मतलब गलत लिखी हो, लेकिन वो उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको। तो हमको आंसर को किस तरीके से अपना अट्रैक्टिव बनाना है, सो दैट है कि आप लोगों को क्या लो कि आंसर भी नंबर भी मिले और आपका आंसर भी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ये चीज़ समझे आपको। और फिर देखो अब आपको मैंने समझा दिया ना कि किस तरीके का मैन ऑफ मॉडल क्या क्या होता है। अब आप लिख भी दोगे, जब आपको समझ में आ गया तो कुछ भी हार्ड था क्या, नहीं, जो नाम है वही है, बस आपको नाम याद करने। क्या, रैशनल इकोनॉमिक। तो देखो रैशनल हमारा कौन सा होगा, जो किस बारे में सोचेगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट करेगा। फिर क्या था हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में अपने पूरी तरीके से क्या करते हैं, झोंक दे। सोशल मैन मॉडल, सोशल का मतलब जो सोशल क्लास बनाए या फिर अपने क्या करे, अपना ग्रुप्स वगैरह को क्रिएट करे। फिर क्या था हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हमने क्या बताया था कि जो खुद से ही सब कुछ काम करने लग गया, मतलब उसको कुछ भी समझाने की जरूरत ना पड़े। कॉम्प्लेक्स मैन मॉडल, जो कि आज की तारीख में हमारा चलता है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, और वो हर एक चीज़ में आगे होना चाहता है। मतलब सोशल ग्रुप भी बनाना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम भी बहुत देना चाहता है, प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, अपने बारे में भी सोचना चाहता है, मतलब हर एक चीज़ काम कर दे, ठीक है। ये किस में आता है हमारा सेल्फ सोच कॉम्प्लेक्स मैन मॉडल में, जो कि आज के टाइम पे हमारा क्या है, चल रहा है। इसके बाद में आप देखो सेकंड क्वेश्चन, चलो ऊपर करें अपना। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार, हो सकता है कि ये 10 नंबर का है या फिर 20 नंबर में आपका क्या करे, किसी के साथ में क्वेश्चन ये चिपक के आ जाएगा, मतलब कि 8 नंबर का या फिर 12 नंबर का। भैया एक्सप्लेन करो क्या मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। तो देखो आप लोग पेज नंबर खोलो 38 सेम बुक का, पेज नंबर 3 का। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या हमारा मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। तो देखो इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है। तो थ्योरी बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, और अगर आपको ये मतलब याद हो जाता है ना, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर क्वेश्चन आ गया, मतलब कि आपसे बोल दिया कि डिफाइन थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको कितने 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो मुझे आप सोच लो कि अगर आप एक थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही चैप्टर पढ़ के चले जाते हो, तो आप 20 नंबर तो यहाँ पे पक्के कराते हो, और ये क्वेश्चन 100% आएगा, भले 20 नंबर में आए भले 10 नंबर में आए। तो जब 10 नंबर में आएगा तो आपसे 2 या 3 थ्योरीज पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आप लोग मतलब इसमें 5 थ्योरीज कम से कम पूरी करके जाओ। चैप्टर में तो 8 हैं, आप लोग इसमें 5 तरीके की पूरी करके जाओ। देखो 5 में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, मैस्लोस वाली है, ठीक है। अब मैस्लो थ्योरी क्या कहती है हमारी, बता देता हूँ मैं आपको। तो मैस्लो वाले में देखो आपको ना ये चार्ट तो बना के आना ही है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कि मतलब सबसे पहले इंसान जब अपनी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसकी क्या क्या नीड्स होती हैं, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को देखो ऐसे बनाओ, पेज नंबर आप 41 खोल लो, ठीक है। इसका ग्राफ याद रखना कि इस तरीके से हमको क्या है बना के आना है। और अगर एग्जामिनर ने मतलब आपका ये वाला ग्राफ देख लिया और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, भैया आपको मतलब इसमें 10 नंबर आने से पहले कोई नहीं रोक सकता, इतनी मेरी गारंटी है, अगर आप ये वाला ग्राफ अपना क्या करते हो बना के आते हो। तो देखो सबसे पहले जो बेसिक जो नीड है हमारी साइकोलॉजिकल नीड है कि मतलब किसी भी इंसान को क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, उससे पैसा चाहिए। फिर सेफ्टी चाहिए कि भैया हाँ जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भागते हैं। फिर सोशल नीड्स, सोशल नीड्स का मतलब क्या होगा कि हमारे ग्रुप्स होने चाहिए, हमारी फैमिली होनी चाहिए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि कई बार हम लोग ऐसी जॉब नहीं देखते कि भैया उस वाली जॉब में तो सोशल लाइफ है ही नहीं, मतलब कि उसमें हमारे फ्रेंड्स नहीं बन सकते, उसमें हमारी फैमिली को हम लोग टाइम नहीं दे पाएंगे, तो ये देखता है। फिर ईज टीम नीड्स की मतलब
कि उसमें मतलब कि मेरी ग्रोथ हो जाए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और लोगों में मेरी थोड़ी मतलब रुतबा सा हो जाए, थोड़ी इस टाइप की जॉब देखते हैं। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि मतलब जो कुछ भी अपने आप के लिए फुलफिल करना चाहता है वो सबसे लास्ट में दिखता है। वो ये सोचता है कि हाँ भैया मैं इसके लास्ट में अपने इस बार अपनी नीड्स को फुलफिल कर लूँ। ये चीज़ समझ में आया आपको? तो ये क्वेश्चन आपका कितने का आएगा? या तो फिर 10 में आएगा, नहीं तो फिर अगर 10 में नहीं आया तो ये क्वेश्चन आपको पूरा 20 में आएगा कि डिफाइन द मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज। 20 में कैसे आएगा कि आपकी किसी के सामने चिपक के आ जाएगा, डिफाइन मोटिवेशन एंड डिफाइन एनी टू ऑफ द थ्योरीज ऑफ इट, या फिर 5 थ्योरीज, इस तरीके से 4 थ्योरीज। लेकिन आपको देखो मिनिमम कितनी 4 थ्योरीज तो याद करके जानी है, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना 5 थ्योरीज से आगे, उससे पहले कुछ नहीं। तो आपको देखो सबसे पहले हमने कौन सी देखी हमारी मैस्लोस देखी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देखो कौन सी हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर्स थ्योरी, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। फिर आप इसके बाद वाली छोड़ देना ना, अच्छा वो तो चलो छोड़ा। फिर थ्योरी एक्स वाई एंड जेड ये भी पढ़ लेना, फिर ERG थ्योरी पढ़ लेना, और फिर उसके बाद में आप एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। ये पांचों पढ़ के जाना, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 10 नंबर में आपसे कोई भी एक थ्योरी पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा आपसे कि हाँ भैया आप थ्योरीज को डिफाइन कर दो, हम 20 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या है पर उसके लिए आए हैं। फिर आप सोचोगे सर ने तो बोला था पर हमने पढ़ा नहीं। अरे यार क्यों नहीं पढ़ा भैया, आपको इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ो यार। आप भी नहीं पढ़ोगे तो क्या, फिर दोबारा से फिर से बैक के पेपर देना, उसमें आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, मतलब पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। फिर हमारा क्या आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 10 नंबर का क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा, मतलब 90% चांसेस हैं कि ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो देखो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये बुक पढ़ के जानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर आपको नहीं भी पढ़ते ना तो भी कुछ ज़्यादा आपका चलेगा, क्योंकि ये अगर थ्योरी में आता है 10 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो आप एक कोई क्वेश्चन ऊपर वाला कर देना और इसको छोड़ देना। बट स्टिल मैं आपके पूरे नंबर चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करो, मैनेजिंग मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप 60 पेज नंबर खोलो, बुक नंबर 5 का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का बुक नंबर 5 का पेज नंबर 60 खोलो, जल्दी से खोल लिया। अब देखो इसमें आपको क्या करना है कि आप इसमें देखो मैनेजिंग मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। देखो कि जब एक कोई कंट्री में हुई, मतलब विद इन इंडिया, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्या करनी है, रन करनी है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इजीली कर लोगे, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ का कल्चर सेम है, लगभग लोग एक जैसी प्रीफ्रेंस करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी मल्टीनेशनल हो जाती है, मतलब कि आपको US में भी करना है, इंडिया में भी करना है, हर जगह पे करना है, तो आप लोग क्या करोगे उस वाले केस में कि आपको मल्टीनेशनल, मतलब कि आपको बहुत सारे कल्चर्स को पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको उसमें हेडेक देना पड़ेगा, मतलब कि आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि हाँ भैया कि हम सब कुछ ही जब जान पाएंगे तभी तो हम उस सारी कंट्री में जा पाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही मतलब होता है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि मतलब एक चीज़ दिमाग भी लगाना है कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ होगी कि आप लोग अपने उसमें कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरीके से उसको क्या कहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कम्पीट करवा पाते हैं और उसको आगे बढ़ा पाते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड था नहीं यार सर, आपने बहुत ज़्यादा इजी करके समझा दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग इसके लिए कौन सा बुक उठाओगे, बुक उठाओ भैया बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2, इसका मतलब पेज नंबर 21, जल्दी से खोल लो। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें हमारा आएगा। तो देखो कुछ मतलब थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जिनकी बेसिस पे चल रही है, मतलब कुछ ऐसी थ्योरीज डेवलप हुई हैं टाइम टू टाइम पे और कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस से, जिसकी वजह से क्या कंपनीज चल रही हैं, और कंपनीज बहुत हद तक इन थ्योरीज को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, ठीक है। तो हमको भैया अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप थ्योरीज नहीं पढ़ोगे तो आप इन फ्यूचर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आप उसको रन कैसे कर पाओगे। बोलेगा आपका मैनेजर, बोलेगा भैया वो वाली थ्योरी के हिसाब से चला के दिखाना, आप बोलोगे सर वो तो मैंने पढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि सर वो क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं था। जरूर आएगा पेपर में, क्वेश्चन भी आने वाला है और आपकी लाइफ में भी ये चीज़ आने वाली है, ठीक है। स्टार्ट करें तो अपना, तो देखो इसमें आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स पढ़ने की, भैया ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपकी देखो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपके 3 है, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन इजी सा है, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें, मैं बताऊँ आपको नाम से, देखो नाम याद कर लोगे ना उसी में काम हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी में आप क्या करोगे कि भैया जिसमें ब्यूरोक्रेट मतलब जिसमें ऑर्डर चले, एडमिनिस्ट्रेटिव में कि मतलब आप लोग उनकी सुनो, और साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि मतलब आप रैशनल होकर सुनो, कि आप इस तरीके से सुनो कि आप लोग
मतलब अपने एम्प्लॉयज़ की भी सुनो और अपनी भी बताओ उनको कि भैया हाँ हमको इस तरीके से काम करना, उनको मोटिवेट करो और वो लोग आपकी बात सुनेंगे और फिर आप लोग इस तरीके से सक्सीड कर सकते हो। फिर क्या आता है हमारा नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिर आता है हमारा क्या मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आज के टाइम पे हमारी चलती है सिस्टम्स थ्योरी और कंटिजेंसी थ्योरीज। ठीक है, आपको समझ में आया? हमको ये चीज़ें पढ़ के जानी है पेपर में, किसके लिए? शॉर्ट नोट्स के लिए। देखो शॉर्ट नोट्स में हो सकता है कि आपसे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछे, या फिर आपसे कोई भी ब्यूरोक्रेसी का पूछ ले, एडमिनिस्ट्रेटिव का पूछ ले, या फिर आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछ ले डिफाइन क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसमें आपको तीनों के तीनों डिफाइन करने हैं। और मैंने आपको बता दिया कितने नंबर का लिख के आना है आपको एक शीट पे, लगभग आपको 2 पेज या फिर 2.5 पेज का लिख के आना है। क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा लिखने लग गए ना तो आपके पास देखो टाइम नहीं है, और फिर ऊपर से बात ये कि उसमें एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है। ठीक है, अगर आपने शीट्स ऐसी लिख लिख के भर दी तो आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, और आप क्या करोगे, 20 नंबर के क्वेश्चन पेपर में सिर्फ मुंह देखते रह जाओगे, और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन छूट जाएगा, और आपको क्या होगा, नंबर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप बिल्कुल वैसा ही पेपर में टेक्निक्स यूज़ करना, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर कर पाओगे, और आप रियलिटी में मतलब रियल में क्या आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो मैं आपको जल्दी जल्दी से चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पेज बुक नंबर 1 खोलेंगे। ठीक है, इसमें मैंने आपको देखो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल जो 14 है हमारे वो पढ़ के जाना। कोई भी एक आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है, किस लिए? डिफाइन करने के लिए। ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, वो तो भैया पढ़ोगे। रोल्स ऑफ मैनेजर देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने हैं इसमें? 10 तरीके के थे हमारे, जिसको हमने 3 पार्ट्स में क्या किया था, डिवाइड किया था। इंटरपर्सनल रोल्स, ठीक है, इसमें हमारे 3 थे। फिर क्या था हमारे इन्फॉर्मेशनल रोल्स, इसमें 3 थे। फिर हमारे डिसीजनल रोल्स, जिसमें हमारे 4 थे, और ये कितने हो जाते हैं हमारे? ये हमारे लगभग 10 हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक बार मतलब दिमाग नज़र डाल लेना कि हाँ भैया फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या क्या होता है। फॉर्मल में देखो रिजिड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और फिर हार्ड टू कम्युनिकेट होगा। ठीक है, ईजी टू कम्युनिकेट आप कह सकते हो, वो भी हो सकता है, क्योंकि आपको मतलब एक चेन पता होगी कि किस आपको कम्युनिकेट करना है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो। ईजी टू क्या कहते हैं, रिजॉल्व द प्रॉब्लम हो सकता है। ईजी टू बाईपास द प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और फिर ठीक उल्टा इसका किस में हो सकता है, अपना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ये चीज़ समझ में आए? फिर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का तो मैंने अभी आपको बता ही दिया चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, आप चैप्टर नंबर 3 में आइए। तो इसमें देखो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग इसका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक बार पढ़ लेना कि भैया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल, अडेप्टिव स्ट्रक्चर, ये हमको पढ़ना है। ये मैंने आपको क्लासेस में बताया भी था। फिर हमको देखो इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एक है, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसमें आप ऑल्टरनेट डिज़ाइन और फिर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिस्टिक डिज़ाइन, ये आप पढ़ के एक बार चले जाना। ठीक है, तो देखो ये वाली हमारी क्या होगी, बुक नंबर 1 खत्म हो गई, तो हमारी यूनिट नंबर 3 भी हो गई इसमें, चैप्टर नंबर 3। अब इसको हम साइड पे रखते हैं। हम कौन सी बुक उठाएंगे, हमारी बुक नंबर 2। बुक नंबर 2 थोड़ी अच्छी बुक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे क्या क्या चैप्टर्स आएंगे इसमें। तो देखो सबसे पहले इसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या चीज़ है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो भाई। ट्रेडिशनल न्यू अप्रोचेस पढ़ लो इसमें। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ये मत पढ़ो। स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप पर्सपेक्टिव ये पढ़ लो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार्ज और स्मॉल ग्रुप्स क्या होते हैं और उनके पर्सपेक्टिव किस तरीके से क्या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोग किस पे आ जाते हैं, हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर पे आ जाते हैं, जो हमारे यूनिट नंबर 5 इंपॉर्टेंट, मतलब लर्निंग वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। आप एक सबसे पहले इसमें इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके अंदर पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, क्लासिकल, ऑपरेंट, कॉग्निटिव एंड सोशल लर्निंग। ठीक है, ये चारों आप पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों। इनमें से कोई भी एक आपसे क्या थ्योरीज ऑफ लर्निंग में पूछ सकता है कि हाँ भैया थ्योरीज ऑफ लर्निंग डिफाइन करो, इन चारों में से कोई भी एक। स्ट्रेटेजीज फॉर चेंज ऑफ बिहेवियर, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप क्या करोगे, अपनी आंख डाल के पेपर पे चले जाओगे कि हाँ भैया अगर आ गया तो हम इस पर लिख देंगे, कैसे, पेपर फाड़ के। देखो परसेप्शन वाला चैप्टर आ रहा है नेक्स्ट, 6 वाला इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन आप लोग इसमें पढ़ेंगे, और प्रोसेस ऑफ परसेप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें आप 6.5 में मतलब बैरियर्स टू एक्यूरेट परसेप्शन, कि भैया ऐसे कौन से एक्यूरेट परसेप्शंस हैं जिनमें क्या बैरियर्स उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन परसेप्शन एंड इट्स फैक्टर्स, या फिर इन्फ्लुएंस ऑन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। इस तरीके से आपका कितना 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, ये वाली बुक होगी हमारी। तो देखो कुछ ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है ना, 4-4, 5-5 टॉपिक्स तो हर एक बुक से पढ़ो, मतलब हर एक चैप्टर से पढ़ोगे तो हमारे इसमें आ जाता है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है पढ़ना आप लोगों के लिए। फिर क्या आता है हमारा एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। तो देखो इसको आप अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको पढ़ना है तो मैं बता दूँ आपको, कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड्स पढ़ लो, और फिर इसके अंदर प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन एटीट्यूड पढ़ लो।
यही दोनों इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हमारा 2 बुक्स हो गई इतना जल्दी जल्दी में। कुछ था 2 वाली बुक्स में? कुछ नहीं सर यार, इतना ईजी तरीके से। तो हम मतलब पेपर में कितना स्कोर करेंगे? 90 स्कोर कर देंगे। अरे वाह यार, 90 तो मैं भी चाहता था कि आप लोग स्कोर करें, और करोगे जरूर अगर आप इस तरीके से पढ़ के जाओगे। तो बुक नंबर 3 हमारी थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि थोड़ी बड़ी भी है। देखो पर्सनैलिटी आ जाती है सबसे पहले, ठीक है। तो पर्सनैलिटी में आपको क्या पढ़ना है? पर्सनैलिटी ट्रेड्स पढ़ने हैं सबसे पहले, और पर्सनैलिटी टाइप्स पढ़नी है, ठीक है। हो सके तो पर्सनैलिटी थ्योरीज पढ़ लेना, लेकिन अगर कोई भी एक क्वेश्चन इनमें से आएगा, या तो पर्सनैलिटी ट्रेड्स पूछ लेगा या फिर पर्सनैलिटी थ्योरीज पूछ लेगा। और इसमें मैंने आपको मॉडल्स ऑफ मेंस बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? 10 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चले अपने, और चैप्टर नंबर 9 पे। तो देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाता है। इसमें आपसे क्या पूछेगा? इंडिविजुअल मैनेजमेंट पूछ सकता है और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पूछ सकता है। तो इंडिविजुअल मैनेजमेंट देखो बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ है नहीं। कि आप लोग ये सोचो कि भैया जब मैं कहीं पे अगर मेरे को स्ट्रेस हो जाए तो हम क्या करेंगे? क्या करोगे? योगा करोगे, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ में टाइम बिताओगे, फ्री टाइम दोगे, पार्क में घूमने जाओगे। ये सब कुछ हमारे किस में आ जाता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट इंडिविजुअल में आ जाता है। और वहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है? जॉब रोटेशन हो सकता है, आप लोग को हॉलीडे पे भेजा जाए। हॉलीडे पे कहाँ पे? मतलब मान लो आप लोग बहुत महीने से काम कर रहे हो और आप लोग को एकदम से कंपनी कहते हैं कि भैया आप लोग को 10 दिन के लिए कहाँ पे भेजा जा रहा है? हाँ, गोवा भेजा जा रहा है। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग एकदम खुश हो जाओगे, अरे यार गोवा भेज रही कंपनी, वाह। तो आप लोग को एकदम से स्ट्रेस क्या होगा? लो लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को ये चीज? इसमें कुछ भी हार्ड था नहीं सर। फिर क्या आता है हमारा? कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। देखो कॉजेज ऑफ स्ट्रेस कह सकते हैं, वर्कलोड हो सकता है, आप लोग के फैमिली से इशू हो सकते हैं, या फिर आप लोग का क्या हो सकता है कि आप लोग मतलब एक ऐसे प्लेयर हैं जो मैन मॉडल में कौन सा? ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल हैं कि आप लोग सिर्फ मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे ही डिवोट करते रहते हैं, आप लोग फ्री टाइम स्पेंड नहीं करते। ये सब कुछ हमारे किस में आ जाता है? स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस में आ जाता है। ये चीज़ समझ आ गया आपको? टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस मैंने आपको बता दिया। चलो आगे चले। हम लोग कौन सा चैप्टर नंबर 10 देखें अपना। तो देखो चैप्टर नंबर 10 में आपको क्या है? मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन मैंने आपको बताया, आपको यही पढ़ के जाना है। इसमें कौन सा? मैस्लोस, हर्ट्जबर्ग्स थ्योरी, XYZ, ERG थ्योरी और फिर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इनमें से कोई भी एक 10 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। बुक नंबर 3 हो गई हमारी, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो गए। अब हम लोग किस में आते हैं? अपनी बुक नंबर 4 पे। देखो ईजी है ना, कुछ भी हार्ड तो नहीं है ना। आप लोगों को लग तो नहीं रहा ना कि सर तो सब कुछ ही बता दे रहे, ऐसा नहीं है भैया। बहुत ज़्यादा कम टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ मैं। बुक बहुत बड़ी बड़ी है, मैंने तो पढ़ी है, मुझे पता है। अब देखो ग्रुप फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था ग्रुप वाले चैप्टर में, तो यूनिट नंबर 12 आप लोग खोल लो। तो इसमें ग्रुप, एक तो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया था कि ग्रुप किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन मैंने आपको बोला था। और टाइप्स ऑफ ग्रुप मैंने बताया था, फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्मॉल ग्रुप से लार्ज ग्रुप। बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, इजी सा था। फॉर्मल में हमारे कौन से थे कि हमारी टीम बना दी गई है, ठीक है, स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमारे बना दिए गए हैं। हमारे इनफॉर्मल में क्या आता था? हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स आते थे, और हमारे दूसरे क्या आते थे? एक फ्रेंडशिप ग्रुप आता था शायद, ठीक है। तो ये किसमें हो गया? हमारे टाइप्स ऑफ वर्किंग ग्रुप्स में आप लोग देख लोगे। और एक ग्रुप डिसीजन, मतलब ग्रुप बनता कैसे है उसकी प्रोसेस आप लोग इसमें देख लोगे। ग्रुप स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप लोग छोड़ देना, बिल्कुल ही मत पढ़ना। फिर हमारा क्या आता है? चैप्टर नंबर 13 आता है, जिसमें हमारा क्या आता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका या तो 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन इसका बनने का कोई भी चांस नहीं है। इस हिसाब से सबसे पहले डिफाइन कम्युनिकेशन पूछ लेगा कि कम्युनिकेशन होता है क्या। तो आप लोग इसमें क्या लिखोगे? और टू वे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ना हमारे, टू वे प्रोसेस होता है, और इसमें मतलब एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है, ए मीडियम शुड बी अ मस्ट। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन लिख दोगे, अगर ये कितना 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। फॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछेगा कम्युनिकेशन में कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। इनफॉर्मल में आप लोग, वही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप लोग एक चार्ट बना के आओगे, वो बना के आओगे, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन पढ़ लेना, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन ये पढ़ लेना, ठीक है। ये पढ़ लोगे किस में? हमारे 13th वाले चैप्टर में। फिर क्या आता है हमारा 14th वाला चैप्टर। देखो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है कि मतलब हाँ भैया छोड़ दिया है सब तो ऐसे ही होता है, नहीं भैया देख लेना। अब अगर आप छोड़ दिए ना, आपको पेपर में से क्वेश्चन जरूरी एक मिलेगा, और फिर आप तब सोचोगे यार काश पढ़ लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आता है चैप्टर, आप लोग इसके ऊपर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर पेपर में आता भी तो फिर स्किप कर देना, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो इससे क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर आते हुए देखे नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप लोग इस पर ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करो। अब हमारा क्या आता है? टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लीडरशिप थ्योरीज देखो, सबसे पहले तो आता है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियर और सिचुएशनल थ्योरीज, ठीक है। इसको आप लोग कर लोगे।
फिर क्या आता है हमारा लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेस फेयर, और फिर हमारा क्या आता है लीडर कॉन्टिन्यूम लीडर बिहेवियर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या आप लोग टाइप्स ऑफ टीम एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो इसमें 3 टॉपिक्स हैं हमारे, टाइप्स ऑफ टीम, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड हमारा लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। 15th वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका हमें क्या हमारा 16th वाला है जिसका है पावर एंड पॉलिटिक्स। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको चाहो तो छोड़ सकते हो इस चीज़ में। चलो अब पेज बुक नंबर हम लोग 5th उठाते हैं हमारी। तो 5th में देखो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट हमारा आता है। तो इसमें क्या आता है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये चीज़ पढ़ लेना। कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये पढ़ लेना, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं इस वाली बुक से, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है चैप्टर नंबर 18 पे आ जाओ। 2 ही टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं सर टॉपिक में। तो हमने किया हमारा चैप्टर नंबर 18। तो इसमें क्या आप लोग करोगे, देखो इसमें है तो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस है, कोई है नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे तो इसमें, बट आप स्ट्रेटेजीज ऑफ चेंजेस इसमें पढ़ सकते हो। अगर आपको मतलब जैसे आपके पास टाइम बच गया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो आप लोग एक बार इसमें स्ट्रेटेजीज ऑफ चेंजेस पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में आने के चांसेस हैं बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब लो ही चांसेस हैं। अब हमारा क्या आता है चैप्टर नंबर 19, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है नहीं, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था क्या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की प्रोसेस आप पढ़ लेना, ओडी अप्रोचेस और ओडी की स्ट्रेटेजीज, ठीक है। बस इसमें से 3 या 4 टॉपिक्स आप पढ़ के चले आना, और बाकी इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लो यार, मैंने तो एक तो आपको मतलब टॉप क्वेश्चंस भी दे दिए 15-20, और ऊपर से फिर मैंने अब आपको क्या कर दिया, हर एक चैप्टर के हर एक बुक के आपको मतलब 3-3, 4-4 टॉपिक्स बता दिए, सो दैट कि अगर आपको मतलब क्वेश्चंस में से अगर आप कोई भी स्किप भी कर जाओ तो आप लोग टॉपिक से स्किप नहीं करो, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें बताएं क्या, नहीं है, एकदम ईजी सा बताया और समझा भी दिया कि आपको किस तरीके से आंसर लिख के उसमें आना है, ठीक है। चलो अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दूसरे तक आप शेयर कीजिए। आपका ग्रुप है जिसमें आप लोग इग्नू के ग्रुप्स में होंगे, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो क्या है ये एग्ज़ाम देने जा रहा है इग्नू का, ठीक है, उसको भी नहीं आता, तो आप उसकी भी हेल्प कर सकते हैं किस तरीके से कि हमारा क्या चैनल को आप लोग उसके तक शेयर कर दीजिए, सो दैट कि वो भी अपने एग्ज़ाम में क्या कर सके, पास हो जाए, और आप मतलब दोनों लोग एक ही साथ पास हो जाए, और क्या चाहिए, दोस्त दोस्त पास हो जाए। हाँ, ठीक है। चलो अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो कि हमारा क्या होगा, हमारा MCO 3 होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।